हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ओम प्रकाश वर्मा। हम बात कर रहे थे फर्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होके मैंने अपलोड कर दिया है। अभी पार्ट 2 है। जिन जिन बच्चों ने नहीं देखा हो पार्ट 1 तो प्लीज़ जाओ प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट से मेरा सर्च कर लो, या तो इलेक्ट्रिसिटी बाय ओम प्रकाश वर्मा। तो पार्ट 2 है। तो हम पार्ट 1 में एमीटर की बात कर चुके थे। एमीटर क्या होता था? एक मेजरिंग डिवाइस है जो किसको मेजर करता है? इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है। अब नेक्स्ट आज और हम आगे पढ़ेंगे एमीटर के आगे एक चीज और होता है गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? तो गैल्वेनोमीटर भी एक क्या है? डिवाइस है जो किसको मेजर करता है? करंट को ही मेजर करता है। तब बोलोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है? एमीटर क्या होता था? वो भी करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर भी क्या करता है? करंट को मेजर करता है। दोनों ही। बट गैल्वेनोमीटर बिल्कुल क्या करता है? एक्यूरेट मेजर करता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है, कोई भी गलत रीडिंग नहीं देता है। जबकि जो एमीमीटर होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट मेजरिंग नहीं करता है, कुछ ना कुछ जरूर एरर होता है। या दूसरे सब वर्ड में बोलूँ तो ये जो होता है गैल्वेनोमीटर वो स्मॉल क्वांटिटी को भी मेजर कर लेता है। अगर किसी सर्किट में थोड़ा सा भी करंट होगा उसको भी क्या कर लेगा? गैल्वेनोमीटर मेजर कर लेगा। जबकि जो हमारा एमीमीटर था वो एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाता है, और स्मॉल करंट को तो मेजर कर ही नहीं पाएगा अगर स्मॉल करंट है। तो जब भी हमें स्मॉल क्वांटिटी वाला करंट को मेजर करना होगा तो हम कौन सा डिवाइस लगाएंगे? गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच मेजर द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट। बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट को जो मेजर करेगा उसी को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर कहते हैं। एमीटर भी वही है, गैल्वेनोमीटर भी वही है जो करंट को मेजर करता है। अब बात करते हैं भाई मोस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जस्ट मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था तुम लोगों को, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो मैं बोला कोई भी एक चीज सेल लेके आया हूं तो सेल के कितने सिरे होते हैं? 2 सिरे। एक कौन सा? पॉजिटिव, तो दूसरा कौन सा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करता है? हमेशा नेगेटिव से कहां चलता है? वो पॉजिटिव की तरफ चलता है। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। किसका? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। ऐसे फ्लो करता है इस सर्किट में। अब देखो करंट कहां से कहां सेटअप होता है? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी करंट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में चलेगा। करंट किससे दिखाते हैं? आई से। ऐसे निकलेगा इस सर्किट से और इसमें इस डायरेक्शन में यहाँ पे करंट होगा। ठीक है। अब इसी में हम आगे बात करते हैं। सपोज इसी सर्किट में मैंने क्या लगा दिया? एक बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? एक बल्ब लगा दिया। अब क्या होगा? ये बल्ब करंट के फ्लो होने से बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से चलकर इस पॉइंट तक आने में कितना वर्क किया वो क्या कहलाता है? हमारा पोटेंशियल कहलाता है। यहां से यहां तक आने में कितना वर्क किया उस इलेक्ट्रॉन ने? क्या वर्क किया है बताओ जरा? क्या किया है काम उसने? काम ये किया कि इसने बल्ब को क्या करवाया है? ग्लो करवाया है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जब जा रहा था उसके बीच में उसने क्या क्या काम किया वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। तो यहीं से इसका डेफिनेशन बन जाएगा पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कैपेबिलिटी ऑफ चार्ज। चार्ज की एक ऐसी कैपेबिलिटी मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से जाने में दूसरे पॉइंट में जो हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हो, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। या दूसरे भाषा में ये या तो ये डेफिनेशन या तो ये डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो हमने वर्क डन किया क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, जिसको दिखाते हैं V से दिखाते हैं। V का फॉर्मूला मैं बोला था, वर्क कितना किया, किसके लिए किया? चार्ज को लाने में। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका भी कुछ यूनिट होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्टेज होता है। जैसा कि हमने चार्ज का ऐसा यूनिट पढ़ा, कूलाम पढ़ा। चार्ज को Q से दिखाते हैं, कूलाम को C से दिखाते हैं। करंट का क्या पढ़ा हमने? I से दिखाते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या पढ़ा? एम्पियर पढ़ा। सेम वैसे ही वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्टेज होता है। वोल्ट बोल दो, इसको V से दिखाते ही है दोनों को। ठीक है, पोटेंशियल को V से और पोटेंशियल डिफरेंस को V से। आया बात समझे पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी?
जिसको भाई समझ में आ रहा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, हम ऐसे ही आगे आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इस वाले स्लाइड में हम तीसरा, उससे पहले हमने फर्स्ट स्लाइड में, पहले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने दो फॉर्मूला पढ़ा था। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, Q में, सेकेंड फॉर्मूला क्या था, I = में Q बाई। अब हम थर्ड फॉर्मूला एक और पढ़ के, जो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस का है, V = W बाई Q, जहाँ पे W क्या होता है, वर्क होता है, Q क्या होता है, चार्ज होता है, V क्या होता है, पोटेंशियल होता है, इसका असाइनमेंट क्या होता है, वोल्टेज होता है। ये सारे फॉर्मूले एक कॉपी पेन निकालो और उसमें लिखो। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि हम आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबका बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बता ही दिया। सपोज इसको समझने के लिए कुछ और डायग्राम लेते हैं। एक बाल्टी है, इस बाल्टी में क्या है भाई, पानी, पूरा पानी से भरा हुआ है बाल्टी। पोटेंशियल डिफरेंस को और तरीके से समझ, ये पूरा पानी से भरा हुआ वाटर से। अब मैंने यहाँ पे एक और बाल्टी लिया, बट इस बाल्टी में इस बार पानी पूरा ना भर के थोड़ा बहुत ही क्या है, भरा हुआ है। क्या कर रहा हूँ, एक पाइप लेके दोनों बाल्टी को क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, तुम भी खुद सोचो और दिमाग लगाओ कि इसका वाटर इसके अंदर जाएगा कि इसका वाटर इसके अंदर जाएगा। तुम बताओ किसका अंदर किसका जाएगा। एक मिनट, फिर डायग्राम चला गया। यही खास बात है भाई इसका। कोई नहीं, चलो, एक पूरा बाल्टी भरा हुआ है पानी से, ठीक है, पूरा भरा हुआ है, और एक और दूसरा बाल्टी लिया हूँ, उसमें कितना पानी भरा हुआ भाई, थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। एक मैंने इसको पाइप से क्या कर दिया हूँ, कनेक्ट कर दिया हूँ। तो सिंपल सी बात है, ये जो वाटर है हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हायर से। ये क्या है, पानी फुल है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, हायर पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल है। और ये क्या है भाई, पानी कम था, तो इसको क्या बोलेंगे, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, लोअर पोटेंशियल। यानी कि पानी वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, हायर से लोअर के में फ्लो हो रहा है। तो पोटेंशियल भी हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव, या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल का ही डायरेक्शन है। ठीक है, ये रहा, तो वही लिखा हूँ यहाँ पे, वही डेमोटेंशन बना हुआ, पानी पूरा भरा हुआ है, हाई प्रेशर है, इसका लो प्रेशर है, तो पानी कहाँ से कहाँ यहाँ तक फ्लो होगा। कब तक फ्लो होता होगा, जब तक ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाता है। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। वही कहानी सेम, हम नया एक बैटरी के आते हैं, तो उस बैटरी में ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या हमेशा जिंदगी फ्लो होता होगा, कभी इससे डिस्चार्ज नहीं होता होगा क्या, डिस्चार्ज होता है। क्यों डिस्चार्ज होता होगा, क्योंकि इन पे ऐसा होता होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में क्या हो जाते होंगे, इक्वल हो जाते होंगे। तो भैया कुछ फ्लो होने के लिए, जैसे बाल्टी वाला कहानी था, बाल्टी पूरा भरा था, इसमें हाथ भरा हुआ था। अब इसका इसके अंदर कब तक फ्लो होगा भाई, जब तक कि ये दोनों बराबर नहीं होते तब तक ये फ्लो होता रहेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाते। जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मैंने जैसे कि करंट का डेफिनेशन पढ़ा हुआ है कि फ्लो ऑफ चार्ज। अब फ्लो ऑफ चार्ज तो होगा ही नहीं, तो करंट बनेगा ही नहीं, करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम क्या बोलते हैं कि सेल क्या हो, डिस्चार्ज हो गया, दूसरा लेकर आओ। क्या होता होगा, उसका पोटेंशियल दोनों का बराबर हो जाता होगा, जिसकी वजह से फ्लो नहीं होता होगा, तो डिस्चार्ज होता है। ये होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन। तो ये कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है, इसी से चीज़ें को समझाने की कोशिश किया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सपोज इसके अंदर 10 वोल्टेज का पोटेंशियल था, इसके अंदर 2 वोल्टेज का पोटेंशियल था, तो इन दोनों शुरुआत में कितने का डिफरेंस है भाई, 10, 2 इधर आ गया, कितने डिफरेंस बचा, 8 वोल्टेज का डिफरेंस है। यह कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। यही है कि देखो, एक में इतने सारे चार्ज, एक में 2 चार्ज है, इसमें कितने चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और ये कितने हैं, 2 ही है। तो खुद दिमाग लगाओ कहाँ से कहाँ चार्ज फ्लो होगा भाई, ये ज्यादा दिख रहा है, ये कम दिख रहा है, यानी हायर से कहाँ चला गया चार्ज, लोअर में। कब तक जाएगा, ये देखो, टोटल कितने चार्ज थे, कितना था, 10 था, और ये कितना है, 2 है, तो टोटल कितना हो गया, 12। तो जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए, यानी कि 6 चार्ज इसके अंदर होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा, तब के फ्लो होता है। यानी इसमें से 4 उठ के कहाँ जाएगा, इसमें आ जाएगा। यही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। 1 वोल्ट,
जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि 1 एम्पियर क्या होता है, सेम वैसे ही 1 वोल्ट क्या होगा। दिमाग लगा दो भाई, हमने वोल्टेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा भाई, V इक्वल टू में W/Q पढ़ा था। 1 चाहिए तो यानी कि कितना वर्क करो, 1 जूल का। कितना चार्ज होना चाहिए भाई, 1 कूलम का। 1 से 1 डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, 1 वोल्टेज आएगा। तो यानी कि मैं 1 जूल का कोई वर्क कर रहा हूँ 1 कूलम चार्ज के लिए, तो मैं क्या कहलाएगा, वो 1 वोल्ट का है, इक्वल हुआ। फॉर्मूले में सिंपल 1 डाल देना है, क्या कहलाता है वो, 1 वोल्टेज कहलाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन 1 कूलम ऑफ वर्क, कितना कूलम ऑफ वर्क, ये रहा लिखा 1 कूलम ऑफ वर्क, 1 मिनट, 1 coulomb of work is done to carry the 1 coulomb of charge from one point to another point. Carrying the conductor is sent to be 1 voltage. क्या कहलाएगा, 1 वोल्टेज के इक्वल कहलाएगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 चाहिए, तो क्या कहलाता है वो, 1 वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं वोल्टमीटर। जैसे करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस आया था भाई, एक तो एमीटर आया था, दूसरा क्या आया था, गैल्वेनोमीटर आया था। एमीटर था और एक क्या था, गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर था। सेम वैसे एक मेजर करता था, ये दोनों करंट को मेजर करते थे। वैसे ही अब कौन सा डिवाइस आ गया, वोल्टमीटर आ गया। ये वोल्टमीटर भी क्या करता है भाई, किसको मीटर का, नाम से पता चल रहा है, वोल्ट को। वोल्ट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस का मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है क्या, वोल्टमीटर। कि कितने वोल्टेज का बैटरी है, कोई बैटरी होता है क्या, उसकी पोटेंशियल है। तो हम बोलते हैं ना कि 10 वोल्ट की बैटरी है, या मोबाइल बोलते हैं भाई इसकी बैटरी कितना, तो कोई बोलता है 300,000 का है, जो भी है, तो क्या कहलाता है उसका, SI यूनिट कहलाता है। वोल्ट इतने वोल्ट का है, वो कैसे मेजर करते होंगे, इस वोल्टमीटर से उसका मेजर होता है। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। ठीक है, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना क्या कहलाता है, वोल्टमीटर कहलाता है। ठीक है, ये अभी आगे वाले स्लाइड में पढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस आएगा एक वर्ड वहां पे। इट इज द ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको हमेशा किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाएगा। अभी आगे मैं बताऊंगा कि पैरेलल क्या होता है। ठीक है, इन दोनों को किस में जोड़ा जाता है, इन दोनों को सीरीज में जोड़ा जाता है, किसमें, सीरीज में। और वोल्टमीटर को किस में जोड़ा जाता है भाई, मेजर करने के लिए पैरेलल में। यानी किसी सर्किट में करंट मेजर करना है तो उसमें एमीटर और गैल्वेनोमीटर तो कैसे जोड़ेंगे, उसमें सीरीज में जोड़ेंगे। अभी बताएंगे सीरीज क्या है, और ये पैरेलल में जोड़ते हैं वोल्टमीटर को, तभी बताएंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये कुछ सिंबल है जो हम बचपन से 6th क्लास में ये सिंबल के बारे में बताया जाए, जैसे बैटरी का सिंबल क्या होता है, बैटरी का। अगर सेल बनाओ, सेल 8th क्लास में पढ़ा है, सेल 6th क्लास में, ये क्या है भाई, ये सेल है। ये बड़ा वाला सिरा जो क्या होता है, पॉजिटिव का होता है, छोटा वाला क्या होता है, नेगेटिव का होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब बैटरी क्या होता है, ये किसका सिंबल बना रहा हूं मैं, बैटरी का सिंबल बना रहा हूं। क्या होता है, एक से ज्यादा सेल हो, कितने सेल हो, एक से ज्यादा सेल, क्या कहलाता है वो, बैटरी कहलाता है। बैटरी का डेफिनेशन होता है 2 और मोर सेल कंबाइंड टुगेदर, बहुत सारे सेल में मिलकर क्या बनता है, एक बैटरी बनता है। यानी ये किसका सिंबल हो गया, बैटरी का। ये किसका सिंबल हो गया, बैटरी का। अच्छा मैं पूछूं इसके अंदर कितने सेल हैं, तो क्या बोलेंगे भाई, 2 का एक होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो कितने सेल हो गया, यहाँ तक 1, और ये क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया 3। यानी इसके अंदर कितने सेल लगे हैं, 3 सेल लगे हुए हैं। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा इसका। इसी में मैं बात करूं, ये किसका सिंबल होगा, बल्ब का। ये किसका सिंबल है, बल्ब का। अब ऐसे ही एक चीज सीखेंगे, अभी आएगा रेजिस्टेंस। ये क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, अभी बताता हूँ ये क्या होता है। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस का सिंबल। ऐसे बहुत सारे सिंबल है, जैसे एमीमीटर पढ़ाना, एमीमीटर करंट को मेजर करता है, तो ये किसका सिंबल है भाई, एमीमीटर का। ऐसे ही आएगा, ऐसे ये किसका सिंबल है भाई, गैल्वेनोमीटर का। ऐसे ही कौन सा आएगा, एक अगला भी आता है छोटा सा, इसको क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। ये सारे उसके क्या है, सिंबल है। ठीक है, तो ये वही यहाँ पे कुछ सिंबल है जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। तो ये देखो, ये आ गया सेल का, ये किसका आ गया, बैटरी का। इसके अंदर कितने सेल लगे हुए हैं, 3 सेल लगा हुआ। इसी का डेफिनेशन बता रहा था, 3 सेल लगा हुआ। ठीक है, हाँ ये की क्या होता है, ओपन होता है, और ये क्या होता है, क्लोज होता है। ये की क्या सिंबल है, स्विच का। ये तार क्या है, देखो आपस में ज्वाइंट है।
ठीक, क्या बोलते हैं, ज्वाइंट है। ये देखो ये तार क्या कर रहा है, दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ऊपर से निकल जा रहा है, ये ज्वाइंट नहीं है। तो वही है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट। बल्ब का सिंबल ऐसा तो हम बना नहीं पाएंगे भाई, इतना लंबा चौड़ा टाइम भी नहीं होगा पेपर में, हम सिंपल सा ये बना देंगे बल्ब का सिंबल। अभी मैंने बताया रेजिस्टेंस का सिंबल, अभी रेजिस्टेंस में बताते हैं क्या होता है, सीरीज पैरेलल ये सब आगे आएगा। ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। और ये क्या होता है भाई, ये वो रेजिस्टेंस, एमीटर का बता ही दिया, वोल्ट मीटर का बता ही दिया, ये सारे उसके क्या है, सिंबल है। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पूरे चैप्टर का जान कौन है, ये पूरे चैप्टर के कारण, इन्हीं की वजह से ये चैप्टर समझ लो है, ओम्स लॉ। कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। ओम्स ने एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, एक्सपेरिमेंट। कहाँ के रहने वाले थे, थोड़े से जान लेते हैं, जर्मन साइंटिस्ट है। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन, फिजिक्स के बहुत बड़े महारथी हैं बोल सकते हैं, मैथमेटिशियन, जिसको फिजिक्स आता है उसको मैथ भी आता होगा। ये शुरुआत में क्या थे, स्कूल टीचर थे। इन्होंने रिसर्च किया किसके बारे में भाई, अभी हम पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पोटेंशियल के बारे में उन्होंने स्टडी किया, जिसको क्या बोला गया भैया, ओम्स लॉ बोला गया। अब बताते हैं ओम्स लॉ जनरली क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन होता है। क्या होता है, वोल्टेज, वोल्टेज मतलब हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये आई हमने पढ़ा है करंट। इन पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स के हम क्या बोल देते हैं, बैटरी। क्या बोल देते हैं, बैटरी। बैटरी और करंट के बीच उन्होंने क्या बताया, एक रिलेशन बताया, और उस रिलेशन का क्या नाम दिया गया, ओम्स लॉ। क्या नाम दिया गया, ओम्स लॉ दिया गया। ये है ओम भैया हमारे, ठीक है। आइए पढ़ते हैं क्या इन्होंने बोला। ओम्स जी ने बोला कि मैं जितना ज़्यादा बैटरी बढ़ाऊंगा, जितना ज़्यादा मैं बैटरी बढ़ाऊंगा, करंट क्या होगा, उतना ही हमें ज़्यादा मिलेगा। तुमने भी देखा होगा, अगर एक बैटरी लगाता हूँ तो उससे कम करंट मिलेगा, बहुत सारे सेल लगा दो तो उससे करंट क्या होगा भाई, ज़्यादा मिलेगा। इन्होंने बोला कि बैटरी बढ़ाने से क्या बढ़ता है भाई, करंट बढ़ता है। ये छोटी सी चीज़ उन्होंने बोला, और देखो ये कितनी बड़ी बात बन गई। तो बैटरी को हम किससे दिखाते हैं, V से, करंट को किससे दिखाते हैं, I से। यानी इनके बीच का रिलेशन क्या है, अगर ये बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। तो बढ़ने का सिंबल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली प्रपोर्शनल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल। डायरेक्टली प्रपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल का मतलब कि एक बढ़ा रहा हूं तो दूसरा भी क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। एक और चीज होता है इसके अंदर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एक के बढ़ाने की वजह से दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो एक के बढ़ाने से दूसरे बढ़ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यानी यहीं से इसका डेफिनेशन आ जाएगा ओम्स लॉ का। क्या होगा, तो ओम्स लॉ का डेफिनेशन, तो ओम्स लॉ का क्या हो जाएगा, ये वी बैटरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आई के, या हम बोल सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। करंट बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, क्या बढ़ाना पड़ेगा, उसकी पोटेंशियल भी बढ़ानी पड़ेगी। तो यानी कि ये क्या हो गया, करंट हो गया, यही डेफिनेशन में जाएगा। और ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और ये क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या कहलाता है भाई, ओम्स लॉ कहलाता है, ठीक है। तो जैसे ही इसी चीज को मैं आगे बोलूं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो जैसे इसका सिंबल हटाता हूं, इक्वल का साइन लगता है, और कुछ ना कुछ क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। इसके जगह मैं इक्वल लिख रहा हूं तो कुछ कांस्टेंट आ जाता है, क्या आ जाता है वो, R। और यही R क्या कहलाता है भाई, रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। और रेजिस्टेंस के बारे में बात होगी, यही चीज हमें ओम्स लॉ ने बताया था। तभी रेजिस्टेंस बताता हूँ क्या होता है, तो देख लो, पहले हम पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने क्या बोला, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अभी बताऊंगा क्यों कांस्टेंट होना चाहिए। ये तो कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ से असली डेफिनेशन है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। आ गया ना, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहलाता है। ये रहा इसका मैथमेटिकल प्रूफ। अभी बता, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जैसे हटेगा कुछ ना कुछ क्या आ जाता है, कांस्टेंट। एक है वही कांस्टेंट R, वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। या यहीं से हम I का अगर वैल्यू निकाल दूं तो V इक्वल टू में क्या पढ़ा हमने, IR पढ़ा, वीर, इसको क्या बोलेंगे, वीर बोलेंगे शॉर्टकट में। तो ऐसा I चाहिए था, इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई R हो जाएगा। यहाँ से हमें करंट का एक और फॉर्मूला मिल गया, वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला।
है बात समझ में? अच्छा, तो एक हम 3 तो फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके थे। अब चौथा फॉर्मूला भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो क्या है भाई, v इक्वल टू में आई आर। अब यहाँ से r की वैल्यू भी निकल जाएगा। r इक्वल टू में क्या हो जाएगा, v बाई आई, जिसको हम रवि बोल देंगे। क्या बोल देते हैं, रवि बोल देते हैं। तो 4 फॉर्मूले हो गए भाई। कौन से? फर्स्ट फॉर्मूला q इक्वल टू में एन ई, जहाँ पे q चार्ज है, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला i इक्वल टू में q बाई टी हो गया। थर्ड फॉर्मूला क्या हो गया, पोटेंशियल का वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा मिट गया, कोई नहीं, पहले शुरुआत से। q इक्वल टू में एन, अब रुक हाँ ठीक, q इक्वल टू एन ई फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला i इक्वल टू q बाई टी। पोटेंशियल का क्या पड़ा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये उतना ज़्यादा फॉर्मूला यूज नहीं होगा, आगे यूज होगा, पढ़ेंगे। अब लास्ट फॉर्मूला भैया फोर्थ वाला जो भी बताया, v इक्वल टू में आई आर, और यहीं से इसी की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, और यही क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, तो वो 6 × 10⁻90। एक कूलम्ब के ऊपर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना होता है 6.25 इंटू में 10⁻18। और पेपर में फिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ये जरूर आएगा। 1 ग्राम में इतने चार्ज होते हैं, ठीक। ये कुछ बेसिक बातें थी, ये हो गया। अब पढ़ते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। हाँ, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल होता है वो कैसे बनता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी। ये क्या होता है 0, ये क्या होता है x एक्सिस, और ये क्या होता है y एक्सिस। ये किसका है, ये मान लेता हूँ करंट है, और ये क्या है पोटेंशियल का है। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट निकलता है। किसी भी अगर पॉइंट पे r हर जगह क्या होगा भाई, सेम होगा, उसी को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। इन दोनों का रिलेशन क्या बताएगा, r बताएगा। जैसे मैं बोल लेता हूँ यहाँ पे 10 वोल्टेज का, और यहाँ पे करंट मान लेता हूँ 5 एम्पियर का करंट है, तो पूछूंगा r क्या है भाई, तो उसका पॉइंट निकाल लो। यहाँ पे कितना है 10, r का फॉर्मूला क्या होता है, v बाई आई होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है भाई, इस वाले लाइन पे 10 है, तो इस वाले लाइन पे करंट कितना है भाई 5 एम्पियर का। तो इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2, यानी r की वैल्यू क्या हो गया 2 आ गया रजिस्टर। और भैया इसका ऐसा यूनिट क्या होता है ओम, और ओम का सिंबल ऐसे बनता है। क्यों है ओम, क्योंकि इन्होंने कौन बताया था, ओम जी ने बताया था, इसीलिए हमने इसका उन्हीं के आगे एक सिंबल बना दिया ऐसा यूनिट जिसको ओम, और सिंबल इसका ऐसा होता है। लिखते कैसे ओम को, ऐसे, ठीक है। अब इसी के हम बारे में पढ़ेंगे और रजिस्टेंस के बाद, ये वही है सिंबल है, ये उसका सिंबल है। अगर कहीं भी हल्का सा टेढ़ा वड़ा हो जाता है, यानी कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस। और ये भैया बिल्कुल स्ट्रेट जब भी जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, ओमिक डिवाइस बोला जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो चलो, रेजिस्टेंस क्या है, मान लो मैं एक मेटल लेता हूँ, और एक साइड क्या लेता हूँ, प्लास्टिक ले लेता हूँ, अब मेटल लेता हूं, तो मेटल के अंदर बताओ क्या करंट होगा, हाँ करंट होगा, हाँ कुछ भी हो कितना भी हो, एक करंट हमें मारता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही प्लास्टिक अगर कोई मैं ले लेता हूँ, मान लो प्लास्टिक का कोई रोड ले लेता हूँ, तो क्या इसके अंदर करंट होगा, तो भाई सबको पता है इसके अंदर करंट नहीं होता है, हमें प्लास्टिक में कभी करंट नहीं लगता है। तो क्या इन दोनों के बीच में क्या ऐसा है कि इसके अंदर करंट लग रहा है, इसके अंदर करंट नहीं लग रहा है, इनके बीच में बेटा क्या है, रेजिस्टेंस। कुछ तो ऐसी बात है, करंट का हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का मोशन, इलेक्ट्रॉन का मोशन, यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें करंट लग रहा है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मोशन में होते होंगे, इसके अंदर करंट लग ही नहीं रहता, यानी इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं होते होंगे। तो भैया कोई तो कुछ तो ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने क्या कर रहा है, रोक रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर आने नहीं दे रहा है। जब आने नहीं दे रहा है तो करंट बनेगा नहीं, तो हमें लगेगा ही नहीं, कुछ तो ऐसा है। तो वो चीज क्या है भाई, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। यहीं से रेजिस्टेंस पता चला है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होता होगा, कम होता होगा। क्यों, क्योंकि इसका ज्यादा है, इसके इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने दे रहा, सिंपल सी बात होगा, ज्यादा होगा तो इसको रोक लेगा, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, यानी इसका रेजिस्टेंस क्या होता होगा, बहुत कम होता होगा, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस का हमने एक नया डेफिनेशन पढ़ लिया, एक नया चीज
कि रेजिस्टेंस क्या करता है, किसी भी चीज को आगे बढ़ने से रोकता है। जो लोग आगे बढ़ते हैं तो आदमी जैसे दबाते हैं ना, वैसे ये चार्ज को फ्लो होने से क्या करता है, दबाता है, उस चार्ज को आगे नहीं बढ़ने देता है। यानी जिस भी मटेरियल में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अंदर करंट नहीं बन पाएगा उतना, जितना कम रेजिस्टेंस वाला बनाएगा। तो ये रेजिस्टेंस का डेफिनेशन हो जाएगा। तो हम रेजिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज, यस, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजिस्ट मतलब रुकावट, किसकी रुकावट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की रुकावट। इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से क्या करता है, रोकता है रेजिस्टेंस हमेशा। इसको कौन बताया पहली बार, ओम जी ने, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, ओम होता है। उसको सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे ही डिफाइन हम कर देंगे। पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि डिफाइंड 1 ओम, 1 ओम को डिफाइन करो। तभी नहीं मैंने बताया कि ओम का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू वी बाई आई। तो वी क्या है, वी को मैं क्या रख दूं, 1 वोल्ट, क्या रख दूं, 1 वोल्ट। करंट को क्या कर दूं, 1 एम्पियर। तो दोनों को जब डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, 1 ओम आ जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जब एक वोल्टेज हो और करंट भी क्या हो, एक हो, 1 एम्पियर का, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा। यही उसका क्या है, डेफिनेशन है। जब वोल्टेज कितनी हो भाई, 1 ओम की हो, ठीक है, और करंट कितनी हो, 1 एम्पियर का हो, तो क्या कहलाता है वो, 1 ओम कहलाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भैया जिस चीज में ज्यादा, सिंपल, चलो तुम खुद बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एक पेपर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या मेटल का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, पेपर का रेजिस्टेंस क्या होता होगा, आर ज्यादा होता होगा। क्यों, क्योंकि पेपर में करंट नहीं लगता है, उसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, तो यानी कि पेपर का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा होता है। सिंपल सा, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को रोकता है फ्लो होने से। ठीक है, ये उसका डेफिनेशन है, लिख लो। आइए, तो रेजिस्टेंस सबको उसके बारे में बता ही दिया। ये देखो, अब ये थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन है। क्या है, एक ऐसे इंक्लाइन कोई प्लेन है, कुछ भी है, जी सीढ़ी उड़ी मान लो, जो ऐसे टेढ़ा हो। एक आदमी इसको क्या कर, ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहा है। वो कौन सा चीज है, करंट। करंट आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इसको रोकेगा। तो रोकेगा, किधर से फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव, तभी तो रुकेगा। अगर इसको इधर से आगे बढ़ाएंगे तो मुश्किल हो रहा है, बट रेजिस्टेंस क्या करता है, इसको रोकता है। कितना भी तुम दम लगा लो, कितना भी वर्क कर लो, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। यानी इस डेमोन्स्ट्रेशन से पता चलता है कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का फ्लो होने का अपोज करता है। अपोज मतलब विरोध करता है उस चीज को फ्लो होने से। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन ये है, जिसको आर से दिखाते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। हाँ, तब बात करते हैं रेजिस्टेंस किन किन चीजों को ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस हमें 4 बातों को ऊपर डिपेंड करता है। ये रेजिस्टेंस जो रुकावट है, तो 4 चीजों को ऊपर डिपेंड करता है, 4 चीजों के ऊपर। मोस्ट इंपोर्टेंट, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, उस कंडक्टर का लेंथ कितना है। अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर लेंथ छोटा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा भाई, कम होगा। ठीक है, बड़े वाले लेंथ का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, छोटे वाले का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। यानी कि पहला हमने सीख लिया कि लेंथ ऑफ कंडक्टर। वैसे ही सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। एरिया क्या है, वायर पतला है, वायर मोटा है, ठीक है ना, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। पतले में रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, और मोटे में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। हम आगे पढ़ेंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो 4 चीजों के ऊपर बात डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब भैया नेचर ऑफ मटेरियल, सिंपल सी बात है, मेटल है कि प्लास्टिक है कि क्या है, मिट्टी है, क्या चीज है, वो क्या कहलाता है, नेचर ऑफ मटेरियल। उस मटेरियल का नेचर क्या है। एंड चौथा, फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। अगर मैं कोई एक मेटल टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हाईली एनर्जी हो जाएगा इधर, तो बहुत तेजी से मूव करेगा। अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ाता तो इलेक्ट्रॉन जैसा था वैसे का वैसे। पूरा चैप्टर ही है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऊपर। अब एक कम ज्यादा करोगे तो सिंपल से उसकी प्रॉपर्टी में छेड़खानी होगी, यानी कि टेम्परेचर के ऊपर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो हम बोल सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस हमेशा 4 चीजों के ऊपर, लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। इसीलिए ओम्स लॉ का डेफिनेशन ये कहता है।
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो गया। चलो अब हम आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ते रहो। उससे पहले बार फॉर्मूले का रिवीजन कर लेते हैं, 3-4 फॉर्मूला। Q इक्वल टू में NE, I इक्वल टू Q बाई टी, V इक्वल टू में W बाई क्यू, एंड लास्ट वन V इक्वल टू में IR। फिर से एक बार और बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। और एक कूलाम के अंदर कितने होते हैं भाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने बातें याद रखना। जो Q का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। I का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्टेज होता है। और रेजिस्टेंस का क्या होता है भाई, ओम होता है। V का तो बता ही दिया, एम्पियर होता है। और I का और V का मैंने बता ही दिया, वोल्टेज होता है। और T का तो सबको पता है, T का क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए। और वर्क का क्या होता है भाई, जूल होता है। ये इस फॉर्मूले के रिवीजन है। मिलते हैं, तब के लिए टाटा और बाय बाय।